मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मौजूद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके और सबसे संवेदनशील इलाके विजय चौक पर। और यहीं से आज आपको न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। तो खबरों में क्या कुछ चल रहा है, हर मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। रेखा गुप्ता ने कल शपथ ग्रहण करी मुख्यमंत्री पद के लिए और उसके बाद में 2 अहम फैसलों के ऊपर भी मुहर लगी है। यानी कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद एक्शन में दिल्ली सरकार आ गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें एक मुद्दा आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला रहा है। आपको ये भी बता दें कि रेखा ने कैबिनेट में जब मीटिंग करी तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसले के ऊपर मुहर लगी है, जिसमें कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली कैबिनेट का फैसला आएगा। वही सीएजी की रिपोर्ट जिसमें कई सारे खुलासे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के किए गए थे। और विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और बताया जा रहा है कि 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। सीएम ने ये बात सामने रखी है और पहले हाउस में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। और इसी के साथ साथ में दिल्ली सरकार ने, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार ने फिलहाल ये अल्टीमेटम भी केजरीवाल की सरकार को दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में 0 टॉलरेंस रखी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कैग रिपोर्ट केजरीवाल सरकार जब यहाँ पर थी दिल्ली में तो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है जब इसे पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा। तो देखिए, इस पर जमकर निशाना बीजेपी के द्वारा लगातार साधा गया। इस बीच भ्रष्टाचार को लेकर मुखर तौर पर सभी लोग बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली क्यों मानी जा रही है और इसी को लेकर जानकारी मिली है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए जांच की गारंटी दी गई थी। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो दिल्ली चुनावों के दौरान यमुना को लेकर जमकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर सरकारें लगाती हुई नजर आई। जैसे ही चुनावी नतीजे आए, बीजेपी जीती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना को लेकर जमकर सियासत भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का विजन। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली सरकार का यमुना को नमन।
यमुना सफाई पर सीएम का संकल्प। हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरी कैबिनेट यमुना जी की आरती के लिए पहुंच गई, क्योंकि यमुना के पानी को लेकर दिल्ली के चुनाव में जमकर जहरीली सियासत हुई। यमुना को साफ करने से लेकर यमुना में जहर डालने तक हर एजेंडे को दिल्ली के लोगों के बीच परोसा गया। लेकिन अब बारी उन वादों को पूरा करने की है, तो दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक से पहले यमुना जी का आशीर्वाद लेने और अपने संकल्प को दोहराने पहुंची। हमारी प्राथमिकता रहेगी माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। एक तरफ शपथ के बाद सीएम समेत पूरी दिल्ली सरकार यमुना के घाट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में मशीनें गोता लगा रही हैं। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पूरे मिशन मोड में है, लेकिन इस संकल्प सिद्धि पर विपक्ष की भी पैनी नजर है। अब अगले 5 सालों में इन सब प्रयासों के बाद, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, एलजी इनके, दिल्ली में इनकी सरकार, और जहां तक लग रहा है जिस तरह से पार्षद तोड़ने का काम शुरू हो गया है, मेयर भी इनका पार्षद नगर निगम होगा, सब जगह होने के बाद फिर भी अगर यमुना साफ नहीं होगी तो हम सवाल तो पूछेंगे 5 साल बाद कि फिर राजनीति हुई। तो अभी जो कुछ भी है मैं उस पर भरोसा नहीं कर रही, वो सिर्फ एक फोटो ऑप होता है, एक दिखाना होता है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत हकीकत में बदलती है नहीं बदलती, हम वो देखना चाहते हैं। 1 साल में रेखा सरकार को यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करना है। यमुना से सफेद प्रदूषण का प्रवाह रोकना होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाना होगा। यमुना किनारे टूरिज्म कॉरिडोर के वादे पर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट का खाका खींचना होगा। यमुना एक्शन प्लान पर फिर से काम शुरू करना। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते की समीक्षा करनी होगी। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। तो सुबह सुबह ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, देश के अलग अलग शहरों की खबरें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको बताते हैं। तो नोएडा की बात बताया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 18 में चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद में मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो 2 बदमाश हैं और उनसे चोरी के गहने, तमंचा और कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। तो एनकाउंटर हुआ है सेक्टर 18 बताया जा रहा है। और देखिए, नोएडा का जो सेक्टर 18 है वो पूरा मार्केट एरिया है, और वहां पर अगर आप बात करें तो शाम के वक्त बड़ी तादाद में जो लोग हैं शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए पहुंचते हैं। और सेक्टर 18 में ही चेकिंग, क्योंकि बहुत सघन यहाँ पर रहती है, और ऐसे में जैसे ही पता चला पुलिस को कि ये बदमाश हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, तो ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और उसके बाद पुलिस ने फिलहाल इन दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर करके गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल इनसे की जा रही है, क्या इनके पीछे कोई गिरोह है या और भी लोग शामिल हैं। उसी एंगल को मद्देनजर रखते हुए आगे की जांच पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। बड़ी बात यह है कि गहने, तमंचा और कारतूस भी इन दोनों बदमाशों से पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। खबर की तरफ बात करते हैं मौसम के बदले मिजाज की, तो दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई आज सुबह में। और साक्षी जब बाहर है तो हम भी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं, सर्द हवाएं महसूस कर रहे हैं। कई इलाकों में दरअसल यहाँ बारिश हुई है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में क्योंकि अभी ताजा बर्फबारी हुई है, उसकी खबर और तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, और उसी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी फिलहाल जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और ठंडक महसूस की जा रही है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यानी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी एक बार फिर से देखने को मिली है पिछले 2 दिन में। और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की बूंदें पड़ी हैं, जिसकी वजह से देश में अचानक से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ नजर आया है। तो देखिए, बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, इसी वजह से जो सर्द हवाएं हैं वो सुबह सुबह चलती हुई नजर आई। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब आइए, अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि वैष्णो देवी की कटरा से सामने आई है, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद में वादियां खिलती हुई खूबसूरत नजर आई।
तो भवन के आसपास से लेकर भैरव घाटी तक सुबह सुबह जो बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको भी मंत्रमुग्ध कर देंगी, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे माता वैष्णो देवी के, उन्होंने अपने मोबाइल फोन के कैमरों में ये खूबसूरत तस्वीरें सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई ये कटरा की घाटियां कैद की हैं। तो श्रद्धालुओं के, सैलानियों के सभी के चेहरे खिल उठे जब ताजा बर्फबारी उनके सामने होनी शुरू हुई। हालांकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, ठंडक बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत है। कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कई मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, इसकी वजह से अब जो मैदानी राज्य हैं वहां पर भी ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह सुबह हमें तो हल्की ठंडक महसूस हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई है, इस वजह से जो सैलानी है उनके चेहरे खिल उठे हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, उसकी वजह से गेहूं की फसल को फायदा होगा, जिसकी वजह से किसान खुश हैं। मौसम ने अचानक ली करवट, सर्द हवाओं की सरसराहट, बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं का प्रहार, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, मैदानों में सर्द बढ़ने वाली बारिश। अचानक मौसम की करवट ने आधे हिंदुस्तान में फिर से ठंड की वापसी करा दी है। बारिश और तेज हवाओं की दोस्ती ने पहाड़ों के साथ मैदानों में भी सर्द को बढ़ा दिया है। देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश देखी जा रही है। दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज सर्दीली हवाएं चल रही हैं, जिससे सुबह और रात के वक्त मौसम काफी शुष्क बन गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं रुक रुक कर, इस वजह से मौसम में ठंड घुलने लगी है। तापमान में गिरावट से जहां कई इलाकों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। खासकर गेहूं की फसल के लिए ये बारिश किसानों के लिए अच्छी मददगार होगी। मौसम विभाग ने इलाकों में बारिश की आशंका जताई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कश्मीर में करीब 50 दिनों के बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटक स्थलों सहित कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो गई है, जिस वजह से पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी चकराता और उत्तरकाशी में भी बर्फबारी हुई है। मौसम के बदले मिजाज से पर्यटकों में खुशी देखी जा रही है। लोग हिल स्टेशनों पर पहुंचने लगे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट के बीच बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। आलम यह है कि अटल टनल में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जिस तरह से भारत के कई हिस्सों में बारिश और सर्द हवाओं से मौसम का मिजाज बदला है, तो उसे देखने से ऐसा लगता है कि ठंड फिर से रिटर्न हो सकती है। अब आपको अजमेर से खबर बताते हैं, जहां पर हैवानियत की गई, उन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। फिलहाल प्रशासन का पीला पंजा भी उस कैफे पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता था। और जो आरोपी है उनका जुलूस भी निकाला गया है। एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई कि बेटियों के साथ अगर गुनाह करोगे तो यही अंजाम होगा। मासूम बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदों के खिलाफ अब सख्ती शुरू हो चुकी है। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में उनका जुलूस निकालते हुए भी पुलिस देखी गई, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन थे वो स्टूडेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर सड़कों पर किए जा रहे थे। और उसी के बाद में फिलहाल पुलिस बहुत ज्यादा तेजी के साथ में एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है। तो चिल आउट कैफे था, उसे सील कर दिया गया है। ब्लैकमेल और रेप कांड में हैवानियत करने वाले जहां पर ये हैवानियत हुई थी, उस कैफे पर ये एक्शन लिया गया है। जिस कैफे की खबर सामने आई थी उस पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हुआ। इन दरिंदों ने काम ही इतना घिनौना किया है कि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से पहले 100 दफा सोचे। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस कैफे में बेटियों को बुलाते थे, उस चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चला है। जिस कैफे में वो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी का खेल खेला करते थे, उसे सील कर दिया गया है। अजमेर के विजयनगर में जिस तरह कुछ दरिंदों ने बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, उन पापियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन अपराधियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी कांप जाएं।
प्रशासन की टीम ने आरोपियों से चुन चुन कर हिसाब लेना शुरू कर दिया है। विजयनगर में हुई हैवानियत वाले चिल आउट कैफे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। साथ ही उस कैफे को सील भी कर दिया गया है। पुलिस ने रेप कांड के मुख्य आरोपी करीम कुरैशी को अरेस्ट किया है, जिसके बाद इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की सड़क पर परेड निकाली गई। पुलिस सभी आरोपियों को मौकाई वारदात पर ले गई और उनका परेड निकाला गया। सभी आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बच्चियों को इंसाफ मिल सके, इसके लिए एबीवीपी ने बड़ा प्रोटेस्ट निकाला और जिला प्रशासन पर दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। विजयनगर नाबालिग ब्लैकमेल रेप कांड में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस बेटियों से हैवानियत करने वाले इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पहली तस्वीर देखिए कैसे कैफे पर बुलडोजर चला है, तो दूसरी तस्वीर में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस निकाला गया। तो वहीं बेटियों के इंसाफ के लिए एबीवीपी ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया है। दरअसल ये सभी दरिंदे एक ही वर्ग विशेष से आते हैं। नाबालिग छात्रों को अपने चंगुल में फंसाकर उनके साथ हैवानियत करते थे। ये आरोपी इन मासूम बच्चियों को मोबाइल देकर दोस्ती का दिखावा करते थे और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगते थे। जब विजयनगर पुलिस के पास इस बात की शिकायत की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। तो परिजनों की सूचना पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा। तो देश की राजधानी दिल्ली से आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं। अब बड़ी खबर मुंबई से आपको बताते हैं। नकली नोट छापने वाले गिरोह का यहाँ खुलासा किया गया है। पुलिस ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से जो प्रिंटिंग मशीन है वो भी बरामद की गई है और फिलहाल इसी को लेकर इन्वेस्टिगेट पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन और कुछ नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में नकली नोट छापने के रैकेट के खुलासे से हड़कंप मचा। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया और पूछताछ हो रही है। इस रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इस रैकेट को कब से चलाया जा रहा था, कौन चला रहा था और कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ इनके द्वारा किया जा रहा था, क्या इनका कोई गिरोह है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको अगली खबर बताते हैं। 23 तारीख को बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। अस्पताल के शिलान्यास की तैयारियां कैसी है, इसे देखने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और तैयारियों पर चर्चा भी की। आओ 22 तारीख को रात में हर हाल में यहाँ आ जाना है। 23 तारीख को हम सब मिल करके राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। 23 फरवरी का इंतजार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पुकार, बाबा बागेश्वर की गुहार, हर हाल में आओ बागेश्वर धाम। पीएम मोदी करेंगे कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को फ्री में कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी और इसकी पहल खुद बाबा बागेश्वर शुरू कर रहे हैं। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस कैंसर अस्पताल का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा रहा है। पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुँचकर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव बागेश्वर धाम जाकर पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, तो वहीं अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम पहुंचे और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने बागेश्वर बाबा से कैंसर हॉस्पिटल और 251 कन्या विवाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बागेश्वर धाम परमार्थ बन गया है। पीएम बागेश्वर धाम आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। ये तो परमार्थ का केंद्र बन गया है, सौभाग्य है। बागेश्वर धाम में बनने वाले अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। कैंसर अस्पताल का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। ये अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा।
अस्पताल के निर्माण में होने वाला खर्च कथा से मिलने वाली राशि और दानदाताओं के सहयोग से जुटाया जाएगा। यहाँ जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। ये अस्पताल बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अब एक तस्वीर आपको आगरा से दिखाते हैं। रूस से आए मेहमानों का सनातन के प्रति अद्भुत प्रेम और श्रद्धा यहाँ देखने को मिली। विदेशी मेहमानों ने आगरा में बाबा बटेश्वर तीर्थ धाम में आस्था की डुबकी लगाई। अब इन विदेशी मेहमानों की सनातन धर्म के प्रति आस्था को देखकर हर कोई इनकी प्रशंसा कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इन 24 सदस्यीय दल ने गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल पूरी की थी। इसी वजह से इनकी लगातार प्रशंसा की जा रही है। विदेशी महिलाओं ने सनातनी महिलाओं के साथ यमुना के बीच जाकर पूजा अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने महादेव ब्रह्मलाल में शिव पाठ कर खुशी जाहिर की। सनातन के प्रति इनकी आस्था, इनकी श्रद्धा को देखकर हर कोई हैरान है। तो ये उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रशियन मेहमान पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, वो सामने आई तस्वीरें। और दिल्ली के विजय चौक से हम आपको खबरें बता रहे हैं और दिल्ली वालों के लिए डबल इंजन वाली खुशखबरी के बारे में चलिए अब आपको बता देते हैं। जहां दिल्ली चुनाव में आयुष्मान योजना भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा थी और इसी को लेकर अब काम भी शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ साथ में महिलाओं के लिए जो राशि का ऐलान बीजेपी ने किया था, उसको लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि ये बीजेपी के द्वारा किया गया एक बेहतर काम है महिलाओं के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। तो बीजेपी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में आयुष्मान पर मुहर लगा दी है, तो दिल्ली वासियों को इससे बड़ा फायदा होगा उनकी स्वास्थ्य को लेकर के। और इस वादे पर मुहर बता रही है कि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान राशि वाला वादा भी बीजेपी को याद दिला दिया है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहाँ लागू नहीं होने दे रहे। उत्तर प्रदेश में भाई साहब आयुष्मान भारत लागू है। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। जिस आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली की चुनावी सियासत में तपिश देखने को मिली थी, बीजेपी ने दिल्ली में सरकार की शपथ के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उस आयुष्मान योजना को लागू करने का रोड मैप तैयार कर डाला। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी, तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू न करने को लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ी करती रही है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस योजना को मुद्दा भी बनाया था। साथ ही चुनाव जीतने पर पहली कैबिनेट में योजना लागू करने का वादा भी किया था, जिसको रेखा सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पूरा कर दिया। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिल्ली सरकार देगी, जबकि 5 लाख रुपए का कवरेज केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा।